एक बार मेरा महेंद्रगढ़ जाना हुआ। जिज्ञासु मित्रों, महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर, अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से रेवाड़ी और रेवाड़ी से फिर आपको महेंद्रगढ़ के लिए पहले छोटी लाइन थी। लगभग मैं ये बात बता रहा हूँ सन 2004। तो उस समय रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ के लिए बड़ी लाइन नहीं थी, छोटी लाइन थी। तो महेंद्रगढ़ हम जाना था। महेंद्रगढ़ पहुँचे स्टेशन पर, वहाँ से फिर गाड़ी कर कर जो है एक गाँव में, लगभग महेंद्रगढ़ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। महेंद्रगढ़ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। अरावली पर्वतमाला के जो पर्वत हैं उस क्षेत्र में वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं और पूरे राजस्थान में लगभग अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक गई। तो एक गांव था, वो गांव भी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में घुस जाओ तो उस गांव के अंदर मोर बहुत थे और रात्रि के समय कई बार मोर ही चीखने चिल्लाने लग जाते थे। तो मोरों के आवाज से भी कई बार वहां का वातावरण भयावह बन जाया करता था। लेकिन साथ ही साथ उसकी अपनी एक विशेष, उस गांव की विशेषता थी। मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगर गांव का नाम लिया जाए तो गांव के लोग थोड़े से नाराज हों, इसलिए उनके मान को रखने के लिए मैं गांव का नाम आपको नहीं बता रहा हूं। बस महेंद्रगढ़ जो टाउन है, जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़, वहां से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर, अगर आप महेंद्रगढ़ से शायद उधर से कोई झुंझुनू का रास्ता भी निकलता है, राजस्थान झुंझुनू का, तो उस रोड पर ये कोई गांव पड़ता है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और गांव अपने आप में कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। वो गांव बताऊंगा मैं। तो आगे हम इस बात को ले चलें, इस कथा को, इस कहानी को। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अवश्य सब्सक्राइब कर दें और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन भी टच करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल पर मेंबरशिप प्लान भी लाने वाले हैं, कुछ दिनों में आ जाएगा, उसके बारे में वीडियो आएगी। तो मित्रों, सब्सक्राइब कर देने से यह है कि आपको बार बार इस तरह की वीडियोस और जो व्याख्यान हैं वो मिलते रहेंगे। तो व्याख्यान तो आपको पता ही है किस विषय पर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेतात्मावाद पर। तो ये भी प्रेतात्मावाद से संबंधित ही कथा कहानी है और ये मात्र कहानी नहीं है, इसमें बहुत ही शिक्षाप्रद, जैसे कि प्रेतात्मावाद को समझने के लिए बातें बताई जा रही हैं, तो वही बातें स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। तो उस गांव में हम पहुँचे और उस गांव में जब हम पहुँचे तो गांव में एक कार्यक्रम था। वहाँ पर एक है महाराज, विद्यानंद जी महाराज। तो विद्यानंद महाराज जो हैं, उन्होंने मेरी उनसे बात चलती रहती थी, तो मैंने ही उनसे कहा कि भाई अगर आपका कहीं कार्यक्रम हो तो आप हमें बताइए, हम वहाँ आएंगे। तो उन्होंने वहाँ का एड्रेस मुझको दिया कि वहाँ गांव है, बड़ा गांव है और गांव के बाहर एक विद्यालय है, वहाँ पर बहुत भव्य आयोजन है, बहुत बड़ा पंडाल, टेंट वगैरह लगा है। अगल बगल के 15-20 गांवों में उसका प्रचार किया गया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके साथ एक गाने बजाने वालों की टीम होती थी, 3 लोग होते थे जो गाते बजाते थे, हारमोनियम, तबला और कोई कैशियो बजाता था। इस तरह से गायक लोग होते थे। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ और जैसे कि मैं तुम्हें अपनी टीम में ही रख लूँगा और इन लोगों के साथ ही, जो गाने बजाने वाले, इन लोगों के साथ ही रह लेना। मैंने कहा कि जी ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हम पहुंच गए उनके साथ, गांव में पहुंचे। अब गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, सूखी खड़ी पहाड़ियाँ, और जब रात को जब मोर बोलते तो ऐसा पूरे गांव में अगर एक मोर भी बोल जाए तो पूरे गांव में आवाज़ गूंजती थी रात के समय। और गांव में पुराने पुराने मकान और पुरानी पुरानी हवेलियां भी बनी हुई थी। कोई राजा महाराजाओं का भी वहां पर पहले हिसाब किताब कुछ था, जो कि समय के साथ वो सब रह गया, हवेलियां खंडहर के रूप धारण कर ली। तो इस प्रकार से गांव में, बड़ा गांव था, गांव के चारों तरफ सौंदर्य भी था गांव के अंदर,
और हवेलियाँ भी थी, पहाड़ियाँ भी थी। तो कुछ लोग कहते थे, वो बाद में हमें पता चला, बाद में लोगों ने गांव की दूसरी सत्य को भी सामने ले आए। कहते थे कि पहाड़ियों में गुफा थी, उस गुफा में एक बार कोई बारात आ रही थी, इसी गांव के लिए बारात आ रही थी। तो सारे बाराती दिशा भ्रम होकर वो उस गुफा में घुस गए, और जब गुफा में घुसे तो कभी बाहर नहीं निकले। आज तक कोई उस गुफा से बाहर नहीं निकला, जो घुसा वो कभी बाहर नहीं निकला, ना तो बाराती ना तो दूल्हा, कोई ना निकला बाहर। तो कुछ इस तरह की बातें वहां प्रचलित थी पहले से। तो चलिए, अब मैं उतना इन सब बातों पर क्या कथा प्रवचन सुनने गए थे, और कुछ जो है सत्संग करने के उद्देश्य से गए थे। अब वहां पर पहुंचकर लोगों से मिलना जुलना तो था ही वहां पर। अब जहां पर थे एक शर्मा जी थे, उन्होंने रहने की व्यवस्था कर दी थी हमारी अपने गांव के अंदर। तो एक हॉल सा था, उसमें सारे लोग रहे हुए थे। उसी हॉल में जो महात्मा जी जो कथा व्यास थे, विद्यानंद महाराज जी, उनके लिए भी उन्होंने स्थान बना दिया था, उनके विश्राम के लिए भी वही स्थान बनाया था। उसी हॉल के अंदर ही उनका थोड़ा सा विशेष अलग से करके बना दिया था। बाकी लोग एक साथ जो है गद्दे बिछे थे, दरियाँ बिछी थी, अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पर लेटते थे। हॉल के बाहर जो है टॉयलेट था, बाथरूम था, नहाने की व्यवस्था थी, पूरा एक गेस्ट हाउस टाइप वो जगह थी। और गेट था, थोड़ा सा प्रांगण भी था, खुला स्थान भी था उस हॉल के बाहर, और बाथरूम बाहर में ही था, खुला स्थान था, और फिर गेट था, बाउंड्री थी चारों तरफ से। तो अच्छी व्यवस्था थी। अगर आप चाहते हैं तो हॉल के बाहर निकलकर कुर्सी लगाकर आप बाहर भी धूप में बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई थी। तो अब रात हो गई, पहले दिन की ही बात है, रात हो गई। और जब रात हो गई तो अब करें क्या, सो गए, खाना पीना भोजन वोजन किया, बातचीत करते हुए गप मारते हुए सो गए। सब लोग लेट गए। जो बाकी लोग थे गाने बजाने वाले, उनसे थोड़ा सा संगीत का ज्ञान भी मैंने लिया, संगीत के प्रति एक जागरूकता मेरे अंदर विकसित हुई, और संगीत सीखा भी फिर मैंने बाद में। शास्त्रीय संगीत का कुछ बहुत, कोई प्रकांड संगीतज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन समझता हूँ संगीत को, संगीत के विज्ञान को, और सुरों और ताल के विज्ञान को मैंने उसका अभ्यास भी किया बाद में काफ़ी। तो संगीतज्ञों के साथ मैं था, और मेरे बगल में जो तबले वाले थे, जो तबला बजाया करते थे, वो मेरे बगल में सो रहे थे। अब हुआ क्या कि रात को नींद ना आए, ऐसा लगे कि उस घर के चारों तरफ कोई चल रहा है। एक तरफ गली थी और एक तरफ जो है गार्डन था, अर्थात जो खुला स्थान था, उसमें पेड़ पौधे, कुछ फूल पत्तियां लगी हुई थी, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक किया गया था। तो वो था, और एक तरफ जो है गली थी, गांव की एक गली थी। तो गांव में जैसे कि लोग बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कार्यक्रम में लोग होंगे, अपना अंधेरे में दूर गांव से या कहीं जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन टाइम बीतता गया, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही। ऐसा मुझे बार बार लग रहा है कि लोग जो है रोड पर, जो है सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, जो बिल्कुल सटी हुई जो गली है उस पर बहुत सारे लोग, एक तो व्यक्ति नहीं, कई लोग घूम रहे हैं, कई लोग चल रहे हैं। कोई 1-2 व्यक्ति चलता होता तो बात अलग है कि भाई कोई एक व्यक्ति है, कई लोग जो है उस पर चल रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, और उनके चलने की आवाज़ के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही है, मैं बड़ा असमंजस, बस मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नींद आ जाए, नींद आ जाए। घड़ी थी मेरे पास, और छोटा सा एक मोबाइल फ़ोन भी रखा हुआ था मैंने। उस समय छोटे वाले ही मोबाइल फ़ोन चलते थे, नोकिया के छोटे छोटे जो थे, आपको पता है, सन 2004 की बात है। तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, टाइम भी देखा कि 2 बज गए हैं, और ये जो है क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों इतना लोग यहाँ पर घूमते फिरते, रात भर घूमते फिरते रहते, क्या चक्कर है ये? कोई लगता है कि कोई यहाँ चोरी होती है, कोई पहरेदार लगा रखे हैं। मान लो पहरेदार भी होगा तो अकेला ही घूमेगा ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्रुप में लोग घूम रहे हैं। कई पदचाप जो है सुनाई दे रहे थे। अब मैंने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं और लघु शंका कर कर निपट कर आते हैं जो है।
अब ये सोचकर मैं बाहर निकल गया, बाहर बाथरूम में मैं गया और बाथरूम में जाने के बाद वहाँ से मैं फिर अपनी शंका को समाधान करने के बाद मैं वहाँ से आ गया। अब वहाँ से जब मैं आया, वहाँ से आने के बाद फिर से लेट गया। फिर अब मुझे कुछ दूसरी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू, चलने फिरने की आवाज़ जो गली वाली थी वो ना सुनाई दे। अब मुझे क्या सुनाई दे कि जैसे कि जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं बाहर उसका पार्क है और गेट लगा हुआ है लोहे का, कोई गेट खोलकर आया और चलते चलते उसके पदचाप मुझे सुनाई दिए। वो हमारे दरवाजे तक आया, हमारे हॉल का जो दरवाज़ा है वहाँ तक आया और वहाँ तक आकर फिर वापस लौट गया। फिर जो है वो मतलब अब लॉन में कोई हमारे घूम रहा है। पहले तो लग रहा था कि रोड पे कोई चल रहा है तो उसमें कई आवाज़ें थी, लेकिन अब लॉन में कोई एक व्यक्ति है जो घूम रहा है। मैंने कहा कि अब ये कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों सोने नहीं दे रहा है, कैसे गाँव के लोग हैं, मेरे मन में विचार चल रहा है। तो 2 बजे मैं गया था, 3 फिर बज गए। 3 फिर बज गया तो मैंने कहा कि एक बार और जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन दुष्ट है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। ये कोई टहलने का टाइम है 2-3 बजे, कैसे गांव के लोग हैं भाई। तो मैं गया, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर गया। बाहर जाने के बाद मैंने देखा चारों तरफ तो कोई दिखाई ना दे कोई, और घूम तो ऐसे रहा था जैसे कि उसका अपना घर हो, अपना लॉन हो। अगर चोर उचक्के आते हैं तो भाई वो पैर दबाकर घूमते हैं, वो पदचाप थोड़ी ना पता चलने देंगे आपको कि हाँ, कि उसके अपने पैरों को इस तरह से रखेंगे कि आपको उसके पता ही नहीं चले उसके पदचापों की, कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ये जो है स्पष्ट सुनाई देता था जैसे कि कोई पैर पटक पटक के चल रहा है, परेड जैसे होती है वैसे चल रहा हूँ। अब जो है दरवाज़ा खोला मैंने, दरवाज़ा खोल के मैं बाहर निकला। बाहर निकल कर मैंने अपना वो किया, फिर से दोबारा हाथ वाथ धोया, मुंह थोड़ा सा वो करके, मुंह तो नहीं धोया, हाथ पैर फिर से चला, थोड़ा सा वहाँ देर रुका और फिर मैं आ गया। जब मैं आ गया तो मैंने देखा कि तबले वाले भैया भी वो भी शायद थोड़े से जगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन परेशान कर रहा है, कौन चल रहा है वहाँ पर। बोला कि चल रहा है, यहाँ कौन चलेगा रात्रि के समय। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ भ्रम हुआ होगा, कौन चलेगा रात्रि के समय, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं अब विश्राम करता हूँ, अब मुझे नींद वींद आई नहीं, लोगों ने सोने नहीं दिया रात भर। और जो तबालची थे वो, उनकी थोड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई थी, वो महाराज के साथ रहते रहते उन्होंने भी अपनी शक्ल थोड़ी महाराज जैसी बना ली थी। जो विद्यानंद महाराज थे उनकी तो लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी दाढ़ी थी, इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी अपनी बढ़ा ली थी। अब हुआ क्या कि मैं आकर अपना लेट गया। मैंने कहा कि थोड़ा प्रभु का ध्यान करते, थोड़ा सा प्रभु का ध्यान किया और लेट गया। तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ अब नींद आ रही। तो नींद क्या आ रही है कि इतने देर में मैंने देखा कि मैं क्या देख रहा हूँ कि पंखा लटका हुआ है। पंखा नहीं चलता था क्योंकि ठंड का मौसम में ये कार्यक्रम हो रहा था, चलता नहीं था। पंखा है और पंखे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। अब तो मैंने सोचा कि कौन है, कैसा आदमी है। मैंने उसको देखा और जैसे ही मैंने उसको देखा वो मेरे ऊपर कूद गया, क्योंकि मैं बिल्कुल पंखे के नीचे ही था, लेटा हुआ था मैं। मेरे ऊपर कूद गया और मेरे सीने पर बैठ गया। मैंने ध्यान से देखा तो अरे भाई ये तो तबालची है, ये तो तबले वाला है। अब ये तबले वाला जो है ये मेरे सीने पे आकर क्यों बैठ गया भाई। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि वही है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। तो फिर मैंने बगल में हाथ मारा, क्योंकि मेरे बगल में सोया हुआ था तबले वाला, जो तबला बजाता था लड़का। अब था मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़े ही उस टाइम वो रहे होंगे तबले वाले। मैंने हाथ मारा तो देखा कि यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरे उठकर मेरे सीने पर बैठ गया है और मेरे साथ ये मजाक कर रहा है ना, क्या कर रहा है। अब वो मेरे सीने पर बैठ गया और मेरी गर्दन उसने दबानी शुरू। अब जैसे मेरी गर्दन उसने पकड़ी तो मैंने धर के उसकी गर्दन पकड़ ली कि ले, तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा क्या। अब मैंने तेजी से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। वो मेरी गर्दन दबा रहा, मैं उसकी गर्दन दबा रहा हूं। अब इतने में क्या हुआ कि गर्दन दबाते दबाते मैंने जब उसको परेशान कर दिया, और परेशान जब मैंने कर दिया और फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, भोलेनाथ का ध्यान भी आया कि प्रभु ये तो, इसने तो मुझे पूरा जाम कर दिया, मैं पूरा जाम हो गया हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ हिलाना डुलाना चाहूँ तो हिला डुला ना पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन जरूर पकड़ रखी है। और अब जो है
गर्दन पकड़ी है, उसको भी दिक्कत महसूस हो रहा है। अब फिर मैंने जैसे ही शिव का ध्यान किया, वो जो है वहां से उड़ा और उड़ के फिर से पंखे पे जाके बैठ गया, और पंखे पर बैठा और वहां से वेंटिलेटर पकड़ के बाहर निकला। वेंटिलेटर से उड़ के बाहर, मैं देखा कि एकदम सूं से उड़ते हुए बाहर निकला है। और जब वो बाहर निकल गया तो फिर जो है मैं उठा, और जब मैं उठा तो मैं क्या देखता हूं, पहले तो मैंने तबले वाले को पकड़ा, कहा कि भाई तुम मेरे ऊपर चढ़ गए थे। तो बोला कि नहीं, मैं तो बाहर गया था, मैं तो कुछ देर बाहर ही था, अभी आया हूं। लेकिन जब मैं उठा तो सारे लोग उठ चुके थे, विद्यानंद महाराज भी उठे हुए थे। मैंने कहा कि महाराज आप इतनी जल्दी उठ गए क्यों? बोले कि तुम सोने दोगे तब तो हम सोएंगे। सबने कहा कि तुम सोने दोगे तब तो सोएंगे। मैंने कहा क्या हो गया? आसपास दो चार लोग और जो लेटे हुए थे, गाने बजाने वाले, कैसियो वाले और हारमोनियम वाले जो बेचारे गायक थे, वो भी सारे उठ गए, सारे उठे हुए थे। कहा कि क्या हुआ क्या? तो बोले कि तुम्हारी हालत खराब थी, तुम्हारा पूरा शरीर एकदम कांप रहा था, थर थर बहुत तेजी से कांप रहा था तुम्हारा पूरा शरीर। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया तुम। हम तो फोन घुमा रहे थे शर्मा जी को, लेकिन रात्रि में फोन कौन उठाए? उस समय फोन का इतना ज़्यादा फैशन नहीं जितना कि आज हो गया। आज तो लोग फोन पे पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। तब रखते थे लोग फोन, लेकिन निर्भरता नहीं थी फोन के ऊपर उतनी ज़्यादा जितनी कि आज है। तो अब जो है फोन करे, कोई उठाए ना फोन। हमको तो लगा कि भाई क्या हो गया तुमको, तुम्हारा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और बहुत बुरी तरह से तुम वाइब्रेट कर रहे थे, बॉडी के अंदर बड़ी पूरा शरीर जैसे कि कांप रहा हो, और फिर तुम्हारी श्वासें तेज हो गई। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी श्वासें तेज हुई, ऐसे श्वासें चल रही थी जैसे तूफान चल रहा, खूब तेज मैंने श्वासें मेरी चली, और सांसें तुम्हारी ऐसे चल रही थी जैसे तूफान चल रहा हो, ट्रेन की जैसी आवाज़ होती है वैसे तुम्हारी नाक से आवाज़ निकल रहा था। और सब उस आवाज़ को सुनकर सब लोग उठ गए। और क्या, यही हुआ है? तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसे हुआ है। तो सब लोग तो उठे हुए थे, सब लोग लाइट वाइट जला चुके थे, परेशान थे। तो मैंने फिर कहा कि ये तो फिर मतलब कि मुझे भी उस समय उतनी समझ नहीं थी। ये घटना गुवाहाटी वाले से पहले की, लगभग उसी के कुछ 1 साल पहले से की घटना हो। तो जो है ये, जब उस समय मुझे कोई समझ नहीं थी कि भाई ये क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो समझ नहीं थी। तो अब करें क्या? कि ये फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने तो ऐसे ऐसे देखा, और मैंने तो उस प्रेत आत्मा को दिया बढ़िया से। मैंने तो कहा, मैंने उसे परेशान कर दिया, उसकी पिटाई की मैंने प्रेत आत्मा की, और वो भाग गया। लेकिन वो जो तबला वाला भाई था उसका रूप धारण करके आया। सबसे बड़ी बात यह थी, तबले वाले भाई का रूप धारण करके आया। तो प्रेत आत्माएं कोई भी रूप धारण कर अगर वो ताकतवर हैं तो आपके पास आ सकती हैं। क्या प्रत्यक्ष दे सकते हैं? प्रत्यक्ष ही तो हुआ सब कुछ, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं दिख रहा था। मेरे ऊपर सवार है और मैं उससे लड़ भी रहा हूं, और मैं लड़ रहा हूं तो किस शरीर से लड़ रहा हूं? मैं कोई स्थूल देह से नहीं लड़ रहा हूं, सूक्ष्म शरीर से लड़ रहा हूं। तो प्रेत आत्माओं से आप कभी भी स्थूल देह से लड़ नहीं सकते। अगर आपके सूक्ष्म शरीर में ताकत नहीं है तो आप प्रेत आत्माओं से नहीं लड़ सकते। एक तो आपका शरीर बलिष्ठ, आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, तब प्रेत आत्माओं का सामना आप कर सकते हैं। उनसे आप युद्ध कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनके प्रभाव को आप रोक सकते हैं। और प्रेत आत्माओं का जो सूक्ष्म शरीर की जो बलिष्ठता है वो साधना से आएगी, वो प्राणायाम से, साधना से आएगी। ठीक ना? जब आप यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान धारणा की ओर जाएंगे, तब जाकर सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग होनी शुरू होती है, आपके सूक्ष्म शरीर की। और फिर आप ऐसी चीजों का सामना बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन ये करती क्या है? ये इनको जब आपके ऊपर, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेत आत्माएं आपके ऊपर अटैक करने के लिए आपकी एकाग्रता को अपनी तरफ ले आती। तो रात भर उसने मुझे आवाजें सुनाई, क्यों? मेरा संपूर्ण ध्यान उसकी तरफ रहे, क्योंकि एकाग्रता के माध्यम से आपकी कई शक्तियां उस तरफ चली जाती।
इसलिए एकाग्रता का बहुत महत्व है। योग में हम एकाग्रता का ही तो विकास करते हैं, अद्भुत एकाग्रता का विकास, इतनी एकाग्रता का विकास कि हम हाथी का ध्यान करें तो हाथी का बल हमारे अंदर आ जाए, ऐसा संयम स्थापित हो जाए हाथी के साथ। तो एकाग्रता का प्रयोग करना आना चाहिए। और तब मेरे अंदर नहीं था, तब मेरे अंदर एकाग्रता का प्रयोग करके कैसे उस प्रेतात्मा को रोकना है, ये विद्या मेरे अंदर नहीं थी, ये शक्ति मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन सन 2010 आते आते नियमित साधना, ध्यान, रेगुलर ध्यान का अभ्यास, रेगुलर मेडिटेशन करते करते मैंने विकसित कर लिया था। मैं उसके बाद मैंने कैसे अपनी इच्छा से प्रेतात्माओं से संपर्क बनाया, उसकी भी बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आपका कंसंट्रेशन वो पहले लेती हैं, वो कुछ ऐसा करेंगी प्रेतात्माएं कि जिससे कि आपका ध्यान उनकी उस तरफ जाए। आपको नहीं पता कि वो प्रेतात्मा कर रही है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ जाता रहेगा बार बार, और फिर वो धीरे धीरे आपके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है। तो वो क्या प्रेतात्माएं हत्या कर सकती हैं? तो क्या हुआ, मेरा गला दबाने का प्रयास हत्या का ही तो प्रयास था, हत्या का ही तो प्रयास था, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि सत्संग में थे, अच्छे विचारों में थे, अच्छी संगति में थे, इसलिए सफलता नहीं मिली और भोलेनाथ ने रक्षा की उस समय। तो ये चीज़ है आपकी, जिसमें एकाग्रता होगी, जिस इष्ट में आपने अपने मन को लगा कर रखा होगा, उसके अंदर एक शक्ति होती है, वो जरूर ही उसके माध्यम से आपकी रक्षा हो सकती है। लेकिन योग विज्ञान को समझना जरूरी है। योग विज्ञान के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर बलिष्ठ हो जाता है, सूक्ष्म शरीर की ताकत बढ़ती है, फिर ऐसी ताकतों को रोकना और आसान हो जाया करता है। इसलिए भजन से, साधना से, सुमरन से एकाग्रता को ऐसा विकसित कर लो कि ऐसी चीजें आपके आसपास भी भटके तो आप पकड़ लो कि हाँ ऐसा कुछ है। ये विकास आपको अपने अंदर करना होगा। तो बहुत कुछ है, सारा एक ही में बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आगे सुनते रहें, आगे का प्रकरण जल्दी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।